Welcome to Edu Brain Education. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नदी जो हमें सिर्फ बहता हुआ पानी लगती है, वो असल में और क्या-क्या हो सकती है? आज हम नदियों की इसी हैरान कर देने वाली ताकत के बारे में जानेंगे। वो ताकत जो हमारी दुनिया को लगातार एक नया आकार देती रहती है। हम अक्सर बस बहते हुए पानी को देखते हैं, लेकिन जरा एक पल रुक के देखिए। एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वो एक कलाकार है। एक ऐसा मूर्तिकार जो हजारों लाखों सालों से धीरे धीरे उस जमीन को तराश रहा है जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। हम एक नदी के साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल उसके जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक, और देखेंगे कि वो कैसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हर कदम पर बदल देती है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, इसके पीछे दो बहुत ही आसान प्रक्रियाएं हैं। एक है कटाव यानी इरोजन, जिसमें नदी एक छेनी की तरह चट्टान और मिट्टी को काटती है, और दूसरी है निक्षेपण यानी डेपोजिशन, जहां वो इस काटे हुए मलबे को कहीं और जमा कर देती है। बस लेने और देने का यही सिलसिला घाटियों से लेकर बड़े बड़े मैदानों तक सब कुछ बनाता है। हमारी कहानी शुरू होती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जहां नदी का जन्म होता है। यहाँ वो तेज होती है, शक्तिशाली होती है, लेकिन जैसे ही वो समतल मैदानों में कदम रखती है, सब कुछ बदल जाता है। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ों से पूरे वेग के साथ बहती हुई आ रही है और अचानक एक खुले चौड़े मैदान में पहुंच जाती है। क्या होगा? जाहिर है, उसकी रफ्तार एकदम से धीमी पड़ जाएगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी, और वो अपने साथ लाया हुआ भारी बोझ अब और नहीं उठा पाएगी। ठीक इसी पल एक बहुत ही दिलचस्प चीज बनती है, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ पंख। तो होता ये है कि नदी अपने साथ जो भी मलबा लाती है, पत्थर, रेत, मिट्टी, उसे एक खास पंखे जैसी शक्ल में फैला देती है। और ये ठीक उसी जगह पर होता है जहां पहाड़ की ढलान खत्म होती है और समतल मैदान शुरू होता है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले नदी की रफ्तार कम हुई, फिर उसने अपना सबसे भारी सामान यानी बड़े पत्थर और कंकड़ वहीं गिरा दिए। इसके बाद उनके ऊपर हल्की बजरी और रेत की परतें जमने लगती हैं, और बस समय के साथ यही जमाव एक पंखे का आकार ले लेता है। और हाँ, इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? ये बिल्कुल एक ताड़ के पंखे जैसा दिखता है। सच में प्रकृति की एक अनोखी कलाकृति। अच्छा, तो पहाड़ों से हम नीचे आ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब नदी मैदानी इलाकों में अपना रास्ता बनाती है तो क्या-क्या होता है। यहाँ आकर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मैदानों में नदी की रफ्तार कम हो जाती है, तो वो सीधे बहने के बजाय यूं कहिए कि सांप की तरह बल खाती और घूमती हुई चलती है। इन खूबसूरत घुमावों को ही विसर्पण या मिएंडर कहते हैं। लेकिन ये जो मोड़ है ना, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये लगातार बदलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। और इसकी वजह है दो ताकतें जो एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं, कटाव और निक्षेपण। इसके पीछे का साइंस बड़ा मजेदार है। देखिए, मोड़ के बाहरी किनारे पर पानी तेजी से बहता है, तो वो जोर से टकराता है और किनारे को काटता जाता है। और दूसरी तरफ अंदर वाले किनारे पर पानी का बहाव धीमा होता है, इसलिए वहां रेत और मिट्टी जमा होती जाती है। एक तरफ कटाई, दूसरी तरफ जमाव। इस लगातार चलने वाले खेल की वजह से ये मोड़ और भी ज्यादा घुमावदार होते जाते हैं। तो एक सवाल उठता है, क्या होगा जब एक मोड़ के दो सिरे घूमते घूमते एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएं? नदी सबसे आसान रास्ता चुनती है। वो एक शॉर्टकट ले लेती है। वो जमीन के उस पतले से हिस्से को तोड़कर सीधा बहने लगती है और अपने पुराने घुमावदार रास्ते को पीछे छोड़ देती है। पानी से भरा यही जो बचा हुआ मोड़ है, वो एक अलग झील बन जाता है, जिसे छाड़न झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। नदी सिर्फ जमीन की शक्ल ही नहीं बदलती, वो जिंदगियां भी बनाती है, खासकर उन उपजाऊ मैदानों के जरिए जो वो अपने किनारों पर तैयार करती है। देखिए, समय समय पर नदियों में बाढ़ आती है और वो अपने किनारों से बाहर फैल जाती हैं। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो अपने पीछे पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की एक परत छोड़ जाता है, और हजारों सालों तक ऐसा होते रहने से एक चौड़ा समतल इलाका बनता है जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। और यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है। ये जो बाढ़ के मैदान होते हैं ना, ये जबरदस्त उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए एकदम परफेक्ट,
और यही वो वजह है कि दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही विकसित हुईं। सच तो ये है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं इन जीवन देने वाले मैदानों की वजह से ही फल फूल सकीं। ये भूविज्ञान और मानव इतिहास के बीच का एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। अब नदियां सिर्फ अपने किनारों पर ही जमीन नहीं बनाती, बल्कि वो अपने बीच की जमीन को भी एक खास पहचान देती हैं, जिससे कुछ अनोखे भौगोलिक क्षेत्र बनते हैं। भारत और पाकिस्तान में दो मिलती हुई नदियों के बीच की जमीन के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, दोआब। ये शब्द दो हिस्सों से बना है, दो और आब, जिसका मतलब है पानी। तो दोआब का मतलब हुआ दो पानियों के बीच की जमीन। जैसे सिंधु नदी सिस्टम में कई मशहूर दोआब हैं, बिस्त दोआब जो ब्यास और सतलज के बीच है, बारी दोआब जो ब्यास और रावी के बीच है, और ऐसे ही और भी। हर दोआब को उन नदियों से पहचान मिलती है जो उसे दोनों तरफ से घेरती हैं, और ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही उपजाऊ और महत्वपूर्ण इलाके रहे हैं। तो जलोढ़ पंखों से लेकर विशाल दोआबों तक हमने देखा कि कैसे नदियां चुपचाप लेकिन लगातार हमारी दुनिया को एक नया रूप देती रहती हैं। ये एक धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली ताकत है जो पृथ्वी की सतह पर अपनी कहानी लिखती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नदियां आज भी इसी पल हमारे ग्रह को बदल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो लाखों सालों से करती आ रही हैं। तो जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद इन्हीं नदियों ने हमारी दुनिया का नक्शा कैसे बदल दिया होगा।